हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या हैं और इकोनॉमिक से क्या मतलब है, हमारा नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है, पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ होती है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी हमारे ह्यूमन इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मैंने पिछली वाले में मेंशन किए थे, उनके मीनिंग क्या हैं, वो लोग किस चीज़ को डिनोट करते हैं। सबसे पहला जो था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है टू चेक व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और हाउ मच एजुकेशन इज़ बीन गिवन टू द नेशनल्स ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब ये है कि कितना, मतलब क्या एज तक है रहते हैं लोग अलाइव यहाँ पर, या फिर कितनी एजुकेशन मिल रही है, क्या लिटरेसी रेट है इस कंट्री का। ये इन चीज़ों को देखती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे मैंने अभी बताया, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स which are used to rank countries into 4 tiers of human development. इसमें यह होता है कि एक कंट्री का जो है स्कोर कैलकुलेट होता है विच डिपेंड्स ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब बेसिकली इनकम आ कैसे रही है और कितनी आ रही है, उस चीज़ को ये कैलकुलेट करता है। उसके बेसिस पे हर कंट्री की एक एक रैंक बनती है। हाईएस्ट रैंक जो मिलती है किसी कंट्री को वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर लाइफ स्पैन क्या है, और क्या लाइफ स्पैन हायर है देन द एजुकेशन लेवल, या क्या ग्रॉस नेशनल इनकम हायर है देन पर कैपिटा इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वाले वीडियो में देखा था। ग्रॉस नेशनल इनकम वो होती है जो जीडीपी, that is the final value of all goods and services produced in a country and consumed also, plus the net income from abroad, that is exports minus imports. ये इंडेक्स जो है डेवलप किया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने और इंडियन इकोनॉमिस्ट ने। इंडियन इकोनॉमिस्ट का नाम आप सबने सुना होगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1998 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिकली उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने डेवलप करी थी उसके बेसिस पे उनको ये अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन अकेडमिया। इनके साथ एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने ये डेवलप किया था इंडेक्स, उनका नाम था महबूबुल हक। ये इंडेक्स इन दोनों ने मिलके बनाया था सो एज टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं यूएनडीपी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है, जो वर्क करती है टू इरेडिकेट पॉवर्टी and reduce inequalities through sustainable development of nations. इसमें तकरीबन 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैं जो इंक्लूडेड है यूएनडीपी की लिस्ट में, जिनको ये केटर करती है। इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वो इंडेक्स है जो कंबाइन करता है एक्चुअल लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को जिसमें इनइक्वालिटी ना हो रही हो। इनइक्वालिटी से ये मतलब है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है या वेल्थ होती है, जब वो हो तो हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए अमंग पीपल और अमंग वेरियस कम्युनिटीज़। ये वाला जो इंडेक्स है और एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सेवरल फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करता है लेना, जैसे कि नेट वेल्थ पर कैपिटा और द रिलेटिव क्वालिटी ऑफ गुड्स इन अ कंट्री। मतलब कैसे क्वालिटी के गुड्स कंट्री में बन रहे हैं, इस चीज़ से इनको मतलब नहीं है। इनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि पर कैपिटा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, लिटरेसी रेट कितनी है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उस कंट्री में।
इनकी रिपोर्ट एनुअली आती है। सो जो HDI की रिपोर्ट 2019 में आई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया वॉज रैंक्ड एट द 129th पोजिशन, बट पिछले साल ये रैंक था 138 पोजीशन पे। इस साल एक रैंक ऊपर हुआ है ये। Out of a total of 189 countries, there are just 189 countries which are listed in this. Highest rank was given to Norway and the lowest was given to Niger. Basically African countries जो होती हैं वो lowest rank मिली हुई है उनको and highest rank has been given to Norway. फिर जो दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब यह है कि जो यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 कितने की डेथ हो रही है। जो डेथ टोल होता है वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिसका मतलब यह है कि अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो रही है। इन्फेंट मोर्टालिटी तो हुआ तो अंडर टू 1, बट एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं हम चाइल्ड मोर्टालिटी, जो होता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। मतलब जो बच्चे 5 साल और 5 साल से कम के हैं उनमें कितनों की डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ्स, उसे कहते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी। और इन्फेंट मोर्टालिटी होता है जो अंडर 1, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे की कितने की डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ्स। 1990 में 9 मिलियन इन्फेंट्स जो यंगर देन 1 ईयर थे डाइड ग्लोबली, बट ये नंबर डिक्रीज हो गया अंटिल 2015 विच वॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट इट वॉज इन 1990। सो 2015 में हो गया था ये 4.6 मिलियन इन्फेंट डेथ्स। और उसी पीरियड में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था it was declined from 65 deaths per 1000 live births to 29 deaths per 1000 live births. अभी currently according to 2019's report, infant mortality rate India में is 30.924 deaths per 1000 live births. ये 3.36% डिक्लाइन हुआ था what it was in 2018. 2018 में डेथ रेट था 32 पर 1000 लाइव बर्थ्स और 2017 में 4.24% ज़्यादा था एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन 2018। इसमें आपको फिगर्स याद रखने होंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन 2019। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं हम लिटरेसी रेट। लिटरेसी से क्या मतलब है? लिटरेसी बेसिकली होता है एबिलिटी एक इंसान के अंदर पढ़ने की, लिखने की और न्यूमरेसी करने की इन एटलीस्ट वन मेथड ऑफ राइटिंग। इसका मतलब ये है कि कितना इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है या अपने ब्रेन को इस तरह यूटिलाइज कर सकता है कि वो लिख भी ले और पढ़ भी ले। लिटरेसी जो रेट होता है इंडिया में, इट इज़ अ की फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मतलब इंडिया की सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है। लिटरेसी रेट में जेंडर डिस्पैरिटी होती है, मेल की ज़्यादा होती है लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ ऑफ फीमेल। अकॉर्डिंग टू 2019 की रिपोर्ट, फीमेल लिटरेसी रेट इज़ अराउंड 65.46%। मतलब इंडिया में 65.46% फीमेल्स आर लिटरेट, while as मेल में 82.14% मेल आर लिटरेट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, मतलब हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट जो है हमारा इंडिया में वो है केरला। वहाँ पे लिटरेसी इज इन अराउंड 95%। बिहार हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट which is around 63.82%. फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मतलब ये होता है कि कितना एक इंसान एक्सपेक्ट किया जा सकता है ज़िंदा रहे फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज बर्थ टिल हिज करंट एज, एंड उसमें इंक्लूड करते हैं अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज जेंडर।
2017 के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 78.6 years अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सबसे हाईएस्ट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो है ओकिनावा, जापान, सार्डिनिया, इटली में। आप लोगों ने सुना होगा कि जापान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। दे आर अराउंड 100 और मोर देन 100 years old। बट इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो करेंटली इन 2019 में था, इट वाज 68.7 years। इसमें मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है 67.4 years एंड फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70.2 years। फिर आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में मैंने एक स्लाइड डाली थी जिसमें मैंने हेडिंग दी थी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इकोनॉमी को डिटर्मिन करते हैं कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, कंट्री की इकोनॉमी में क्या प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। उसके जो है सर्टेन इंडिकेटर्स होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है इन्फ्लेशन रेट। अभी जब 2008-9 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जो रिसेशन जिसे कहा गया था, उसमें इन्फ्लेशन रेट वाज द हाईएस्ट। इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो जनरल प्राइस है लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बढ़ रही है। अगर कोई कहे कि कंट्री का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है एक गुड की या सर्विसेज की उस इकोनॉमी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं या गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब इकोनॉमी हमेशा डाउन होती है तब इन्फ्लेशन रेट हमेशा हाई होता है। जब इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने लगती है तो इन्फ्लेशन रेट भी ड्रॉप कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2019 में इन्फ्लेशन रेट was 1.76%. The 2019 inflation rate is higher compared to the average inflation rate of 1.18%, which was expected for the year 2019 and 2020. इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था इंडिया में फॉर द ईयर 2019 एंड 2020 इट वाज 1.18%, बट जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट हुआ वो हुआ 1.76%। जो ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ये ग्रेट रिसेशन जो हुआ था इन 2008 एंड 9, आपको उसके बारे में भी एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ क्योंकि इट्स द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम्स कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ क्यों था, उसमें कौन कौन से बैंक्स की गलती थी, था क्या ग्रेट रिसेशन। ग्रेट रिसेशन बेसिकली हुआ था ड्यू टू क्रेडिट रेट या लेंडिंग रेट ज़्यादा हो गया था। मतलब लोग जो हैं क्रेडिट पे सामान खरीद रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर डेप्थ। ग्रेट रिसेशन जो था एक शार्प डिक्लाइन थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन द ईयर फ्रॉम, ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2007 से लेकर जून 2009 तक। इसमें बेसिकली लोगों की जॉब्स चली गई थी, लोग रेंट नहीं पे कर पा रहे थे और पूरी इकॉनमी बहुत बुरी तरह डाउन हो गई थी। लेकिन इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच वाज स्लाइटली लेस अफेक्टेड बाय ग्रेट रिसेशन। रीज़न ये था कि इंडिया में कम हुआ था इफ़ेक्ट वाज दैट कि यहाँ उतना क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अब तब तक नहीं आया था कि क्रेडिट कार्ड्स पे लोग ख़रीद रहे हैं सामान, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान, और फिर वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं। इतनी क्रेडिट कार्ड की जो है पॉलिसीज़ नहीं आई थी या इतना अवेयरनेस नहीं हुई थी कंज्यूमर्स में कि क्रेडिट कार्ड की क्या फैसिलिटी है या क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे होता है। यूएस में एक बैंक था लेमन ब्रदर्स, जिनकी वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। दे वर द मेन रिस्पॉन्सिबल पीपल जिनकी वजह से ये हुआ था। इट्स ए यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक। उस बैंक के इतनी बोरोइंग्स थी कि वो फिर मार्केट में रीपे ही नहीं कर पाया एंड द इकोनॉमी क्रैश्ड। तो ये बेसिकली था द
the Great Recession of 2008 and 9। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आती है कि हमारे यहाँ जो 3 मेन इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, एक है सबसे इम्पॉर्टेंट केरला, अभी मैंने पहले बताया कि उनके लिटरेसी रेट बहुत हाई है। फिर है पंजाब, जहाँ पर बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है। फिर है बिहार, जहाँ थोड़ा स्लो डेवलपमेंट हो रहा है एंड लिटरेसी रेट भी वहाँ पर कम है। तो सबसे पहले हम केरला का देखते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो एक मॉडल है जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली भी काफ़ी सुना होगा, द केरला मॉडल। द केरला मॉडल जो है वो डेवलपमेंट का मॉडल है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन द स्टेट ऑफ केरला। जो केरला का आज स्टेट है, स्टेट एज इन नॉट द स्टेट, बट वहाँ पे जो कंडीशंस हैं दैट इज़ इक्वल टू व्हाट दे आर इन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। केरला इज़ अ प्रॉपरली डेवलप्ड स्टेट। वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो हाई है, वहाँ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वहाँ एजुकेशन बहुत हाई है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बर्थ रेट भी लो है, और वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस है रैदर देन मटीरियलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। केरला में जो मटीरियल कंडीशंस ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो स्टेट का जो है वो मॉडरेट है एंड इट्स अ प्रॉपरली डेवलप्ड स्टेट बेसिकली। जो केरला मॉडल है वो डिफाइन किया जा सकता है 3 तरह से। इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ हाई मटीरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स कोइंसाइडिंग विद मॉडरेट पर कैपिटा इनकम्स both distributed across nearly the entire population of Kerala। इससे ये मतलब है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत हाई है, जो एज कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम विच इज़ मॉडरेट, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वालिटी ऑफ लाइफ का इन पर कैपिटा इनकम का, इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द होल पॉपुलेशन ऑफ केरला। वहाँ पे प्रॉपर वेल्थ एंड रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से हाई मटेरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है बेसिकली। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो बहुत हाई है, बट वहाँ एक्टिविज़म भी बहुत होता है। एक्टिविज़म से मतलब ये है कि लोग चेंज लाने के लिए वहाँ पे एक पॉलिसीज़ निकालते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं सोशल चेंज के लिए, पॉलिटिकल चेंज के लिए, और फिर वहाँ पे कम नंबर के डेडिकेटेड लीडर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर आता है पंजाब। पंजाब जैसे मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स इन इंडिया। जो सक्सेस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो हुआ था पंजाब के थ्रू, बिकॉज वहाँ पर नॉट ओनली फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने पे फोकस किया गया, बट उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में भी पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसी के बेसिस पे आज पंजाब जो है काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट है। पंजाब में जो है वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोड, रेल, एयर, रिवर ट्रांसपोर्ट लिंक सब प्रॉपरली मेंटेन्ड है एंड इट इज़ अ वेल डेवलप्ड स्टेट।